धर्म की बात कर लें तो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज स्त्री प्रधान था, स्त्री प्रधान था। जो मुखिया होती थी आज की तरह पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं हुआ करती थी, महिलाएं हुआ करती थी, स्त्री प्रधान समाज था। और मातृ शक्ति की पूजा हुआ करती थी, मातृ शक्ति की पूजा हुआ करती थी, मातृ शक्ति की पूजा हुआ करती थी। कुछ मूर्ति ऐसी मिली हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो उनकी देवियां हैं वो देवियों की पूजा किया करते थे, मातृ शक्ति की पूजा किया करते थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पूजा जो होती थी वो मातृ शक्ति की होती थी, सबसे ज़्यादा पूजा मातृ शक्ति की होती थी। इसके बाद दूसरे नंबर पर पूजे जाने वाला देवता हमारे भोलेनाथ पशुपति शिव थे। ठीक है भाई, हमारे भोलेनाथ पशुपति शिव थे। कैसे पता चला? एक योगी है बैठा है, इस तरह के चित्र मिले, उसके चारों तरफ जानवर है, सांप है गले में, तो गले में सांप किसके है? भगवान शिव के है, तो इसीलिए पशुपति शिव, पशुओं के प्यारे शिव, तो पशुपति शिव की पूजा हुआ करती थी। सर्वाधिक पवित्र जानवर किसे माना गया? कुबड़ वाले सांड को, कुबड़ वाले सांड को सर्वाधिक पवित्र जानवर, सर्वाधिक पवित्र जानवर माना गया कुबड़ वाले सांड को। इसके अलावा भी पूजा किया करते थे वो किस किस चीज़ की? पीपल के पेड़ की पूजा हुआ करती थी। तो पीपल के पेड़ की अभी भी पूजा करते हैं। पीपल एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। इसके अलावा सर्प की पूजा हुआ करती थी, मगरमच्छ की पूजा किया करते थे, मगरमच्छ की पूजा किया करते थे, पीपल की पूजा किया करते थे, सर्प की, मगरमच्छ की, नदियों की पूजा होती थी और सूर्य देव की, भगवान सूरज की पूजा किया करते थे, सूर्य देव की पूजा हुआ करती थी। तो इन चीज़ों की पूजा किया करते थे। एक सींग वाला गैंडा, ये भी अस्तित्व में था, ये भी एक जानवर था, इसे पवित्र माना जाता था। ठीक है, समाज में जातिवाद नहीं था, भेदभाव नहीं था, मातृशक्ति की पूजा हुआ करती थी, पशुपति शिव की पूजा हुआ करती थी। कुबड़ वाले सांड का सर्वाधिक पवित्र जानवर माना गया। पीपल, सर्प, मगरमच्छ, नदियाँ, सूर्य, इनकी पूजा हुआ करती थी। एक सींग वाले गेंडे की पूजा हुआ करती थी। कुबड़ वाला सांड जो है भाई, ये इसके अवशेष मिले हैं हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से और भी शहरों से। आगे आप जब हम पढ़ेंगे ये प्रमुख शहर और उनमें पाए जाने वाले साक्ष्य, तो उन सब में सारी आपके पॉइंट आएंगे। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, लिपि का मतलब लिखना। तो सिंधु घाटी सभ्यता उस समय 4, 4.5, 5,000 साल पहले भी लोग लिखना जानते थे। उन्हें लिखने का पता था, नृत्य का पता था, मकान निर्माण का पता था, पक्की ईंटें बनाने का पता था। तो सोचिए कितने मॉडर्न थे। हर घर में शौचालय हुआ करते थे, अंडरग्राउंड सिस्टम हुआ करते थे। जो पानी की निकासी है, अगर पानी की निकासी की बात करूँ मैं, तो पानी की निकासी क्या होती थी उनकी? अंडरग्राउंड होती थी। ठीक है भाई, ज़मीन के अंदर ही पानी निकास, ज़मीन के अंदर इस तरह नालियाँ बनी हुई थी, इस तरह ज़मीन के अंदर नालियाँ बनी हुई थी। नालियाँ ऊपर से पूरी तरीके से ढकी हुई थी। ये नाली है, नाली ऊपर से क्या है? ढकी हुई है, ढकी हुई। तो जल निकासी यानी कि आंतरिक प्रवाह होता था, आंतरिक प्रवाह। जल निकासी के लिए क्या होता था? आंतरिक प्रवाह होता था। नालियाँ जाती थी, ऊपर से कवर करते हैं। आज की तरह नहीं कि नालियाँ खुली पड़ी हैं, बहुत बुरी बदबू हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। वो नालियों को ढक के रखते थे और एक मेन होल के पास जो है छिद्र बना देते थे, एक सुराग बना देते थे। उसमें से निरीक्षण हुआ करता था कि नाली प्रॉपर बह रही है या नहीं बह रही है। तो इतने सुसंस्कृत लोग थे 5,000 साल पहले। और आज की डेट में अगर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी को बताना पड़ रहा है कि शौचालय में जाओ भाई, टॉयलेट करने, लैट्रीन बाथरूम करने शौचालय में जाओ, जबकि हमारे पूर्वज 5,000 साल पहले सफाई का इतना ध्यान रखते थे। तो सोचो, लिखना पढ़ना जानते थे। तो इनकी लिपि क्या होती थी भाई? इनकी लिपि चित्रात्मक थी, ये चित्र डिजाइन करते थे, चित्रात्मक। इनकी लिपि चित्रात्मक थी।
ये चित्र डिजाइन करते थे, कुछ इस तरह के सिंबल मिले हैं। चित्रात्मक इनकी लिपि थी। अभी तक ये पढ़ नहीं पाए, अभी तक ये डिसाइफर नहीं हुई, अभी तक हम इसे पढ़ नहीं पाए, अभी तक हम इसे पढ़ नहीं पाए। लिपि कैसी थी? चित्रात्मक थी। अभी तक हम इसे पढ़ नहीं पाए। कितने शब्द थे? लगभग 600 शब्द थे, लगभग 600 शब्द थे। इस लिपि को क्या कहा गया? जैसे हमारी लिपि है, हमारी लिपि को क्या कहा जाता है भाई? देवनागरी। हम जो भाषा लिखते हैं हिंदी, देवनागरी। फिर इंग्लिश में अलग अलग लिपि हैं, रोमन कैथोलिक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनकी लिपि को क्या कहा गया? बूस्ट्राफेन। बूस्ट्राफेन, इनकी लिपि को बूस्ट्राफेन कहा गया। बूस्ट्राफेन, इनकी लिपि को बूस्ट्राफेन कहा गया। 600 शब्द थे, बूस्ट्राफेन इनकी लिपि को कहा गया। ये चित्रात्मक थी। अभी तक हम इसे पढ़ नहीं पाए, लेकिन लिखने का ढंग क्या था? ये बाएं से दाएं लिखते थे, फिर दाएं से बाएं लिखते थे, फिर बाएं से दाएं लिखते थे, फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं लिखते थे। तो कुछ इस तरीके से लिखते थे, बाएं से दाएं, फिर यहीं से लिखते थे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। तो ये इनका लिखने का तरीका था, इस तरीके से ये लिखा करते थे। ऐसा कैसे पता चला? जो कुछ लेटर हैं वो, सपोज करो हम इस तरह लिख रहे हैं, हम भी दाएं से बाएं लिख रहे हैं। मुझे लिखना है सरकार, से रे, यहाँ पे बात कर रहे से रे का, और ये लास्ट में जगह कम पड़ गई तो मुझे छोटा सा रे लगा दिया मैंने। तो इस तरह के कुछ लेटर इधर संकुचित मात्रा में थे, कुछ इस तरह के संकुचन के मात्रा में आए। तो इससे हमें पता चला कि शायद यहाँ पे जगह कम बच गई होगी, इसीलिए इसे छोटा करके लिखा है इन्होंने। तो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लिखा करते थे। ठीक है, कुछ विद्वान हैं जैसे बीबी लाल, एस.आर. राव और महादेवन, वो अभी भी इस लिपि पर काम कर रहे हैं, इस लिपि पर काम कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि क्या इस लिपि को पढ़ा जा सकता है, कैसे इस लिपि के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाना जाए। तो अभी भी वो इस पर काम कर रहे हैं, अभी भी वो इस पर काम कर रहे हैं। बूस्ट्राफेडन कर लेना भाई, इसे बूस्ट्राफेन नहीं, बूस्ट्राफेडन कर लेना, बूस्ट्राफेडन। तो अभी भी वो इस पर काम कर रहे हैं। तो लिपि क्या है? चित्रात्मक है। 600 के आसपास शब्द हैं। बूस्ट्राफेडन इसका नाम है। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं लिखी जाती है। बीबी लाल, एस.आर. राव, महादेवन अभी भी इस लिपि पर काम कर रहे हैं। तो ये सिंधु घाटी के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ थी, कैसा उनका कल्चर था। अगर खेती के बारे में बात करें, खेती के बारे में अगर बात करें तो खेती का बहुत ज़्यादा जानकारी थी उन्हें। कपास की जानकारी थी, गेहूं, अन्न, जौ की जानकारी थी। और इसके अलावा हम अलग अलग पार्ट में किस किस चीज़ के अवशेष मिले वो सारे देखेंगे, कहाँ से गेहूं के अवशेष मिले, कहाँ से कपास के अवशेष मिले, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो खेती की भी उन्हें जानकारी थी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक परिचय है। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से नगर, प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, फिर सिंधु घाटी सभ्यता में नगर कैसे बसाए जाते थे, सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म का क्या हिसाब किताब था, किस तरह की पूजा पाठ होती थी, क्या कला का हिसाब किताब था, कला के बारे में उनके लोगों के क्या विचार थे, किस तरह की कलाएं हुआ करती थी, मूर्ति कला, बर्तन, तो जो भी है सिंधु घाटी सभ्यता के बेसिक ये परिचय है। कल हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों के बारे में जानेंगे और वहाँ पर पाए गए साक्ष्य और सिंधु घाटी सभ्यता का विकास। तो कल हम कोशिश करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को क्वेश्चन आंसर्स के साथ कंप्लीट कर दें। कल 2 पार्ट और में सिंधु घाटी सभ्यता का आएंगे, उसके बाद ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज़ मैंने आपको कही थी कि एक ट्रिक मैं आपको दूंगा नदियाँ और शहरों को याद करने की। तो एक तो ट्रिक कल दे चुका था मैं भाई, एक ट्रिक ये थी सम। सम का मतलब क्या होता है? जोड़ना, और जोड़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऐड। सम का मतलब जोड़ना, और जोड़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऐड। सम, जोड़ना, ऐड। ठीक है भाई। तो ये 4 नगर थे, सुत, कागंडोर, सै से सुत कागंडोर, मैं से मांडा, ए से आलमगीरपुर, और डी से दाइमाबाद।
ये पश्चिम, उत्तर, पूरब, दक्षिण। ठीक है, ये हमने क्रम में पढ़ा था। फिर हमने कहा डच हैं पर भारत में नहीं, भारत में नहीं है, तो इसे छोड़ दो। डै से डास्क, सुत का गंडोर अगर पूछ लिया जाए कौन सी नदी के किनारे है, तो डास्क नदी के किनारे है। चे से चेनाब, अगर मांडा पूछ लिया जाए कौन सी नदी के किनारे है, तो चेनाब नदी के किनारे है से हिंडन, अगर आलमगीरपुर पूछ लिया जाए कौन सी नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे है। पर से परवरा, अगर दाइमाबाद पूछ लिया जाए कौन सी नदी के किनारे है, तो परवरा नदी के किनारे, या गोदावरी नदी के किनारे। अगर परवरा ऑप्शन में नहीं है तो गोदावरी, इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो सूतकागंडोर दास्क नदी, मांडा चेनाब, आलमगीरपुर हिंडन, दाइमाबाद परवरा। सम ऐड डच हैं पर भारत में नहीं, भारत में नहीं है तो भारत में नहीं को हटा दो, तो डच हैं पर। डच जो है हॉलैंड में है, भारत में नहीं है। डच हैं पर भारत में नहीं। डै से डास्क, चे से चेनाब, है से हिंडन, पर से परवरा। तो ये 4 शहरों के नाम और 4 नदियों के नाम। इसके बाद एक देखो, लोभी, मोसी, हरा कंघा लेकर रमा के पास रोष प्रकट करने आई। एक सेंटेंस से लिख दिया, लोभी मोसी हरा कंगा लेकर रमा के पास रोष प्रकट करने आई। तो इसमें से बस पॉइंट ले लो कुछ, लोभी, मोसी, हरा कंगा, रमा और रोष, ये शब्द काम के हैं। बाकी सेंटेंस याद रखने के लिए अपना कर लो इसे। लोभी मोसी हरा कंगा लेकर रमा के पास रोष प्रकट करने आई। तो लोभी मोसी हरा कंगा रमा रोष, ये ले लिया आपने पॉइंट। लो से लोथल, लो से लोथल, भो से भोगवा। तो लोथल शहर जो है भोगवा के पास है, भोगवा नदी के किनारे पर है। मो से मोहनजोदारो, मोहनजोदारो। और सी से सिंधु, सी से सिंधु। तो मोहनजोदारो कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे पर है से हड़प्पा, रा से रावी। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है। कैसे कालीबंगन, घग्गर, घग्गर। ठीक है भाई, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है। रे से रंगपुर, माँ से मादर या भदूर। तो रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे है, अगर मादर ऑप्शन में नहीं है तो भदूर नदी के किनारे है। रो से रोपड़, सै से सतलुज। तो ये कुछ शहर और नदियाँ, शहर और नदियाँ, कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। तो ये 2 ट्रिक हैं भाई। सम इज इक्वल टू है, डच हैं पर भारत में नहीं, लोभी मोसी हरा कंगा लेकर रमा के पास रोष प्रकट करने आई। ठीक है, ये कुछ ट्रिक हैं तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो ये था लेक्चर नंबर 3 इतिहास का। इसके बाद आपको 2 पार्ट और मिलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के, जिसमें एक पार्ट में पूरी थ्योरी होगी, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और एक पार्ट में केवल प्रश्न और उत्तर होंगे। ठीक है भाई, तब जय हिंद जय भारत। वीडियोज़ को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। घर पर रहो, सेफ रहो। ठीक है, जय हिंद।